नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अवेक्स को लेके। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में अभी कुल मिलाकर 5 से 6 अवेक्स मौजूद है, जिनमें से 3 हमारे फाल्कन अवेक्स और 2 नेत्र अवेक्स की मार्क 1 वेरिएंट है। और इनमें से एक जो था वो डीआरडीओ की प्रोटोटाइप वेरिएंट था, जिसको अभी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था। यानी कुल मिलाकर 3 नेत्र मार्क 1 अवेक्स को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसके मुताबिक हमें कम से कम 15 से 18 अवेक्स की जरूरत है। तो इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए अवेक्स को अपने फ्लीट में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा स्टेप था वो ये था कि नेत्र अवेक्स की मार्क 2 वेरिएंट को बनाया जाने वाला था और कुल मिलाकर ऐसे 6 अवेक्स को अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला था। इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए रडार डोम को एक A321 प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल करने की प्लानिंग की गई थी और अभी एयर इंडिया से ऐसे टोटल 6 A300 सीरीज के एयरक्राफ्ट को खरीदा जा चुका है और इनको अभी भारत में ही मॉडिफाई करने की बात सामने आई है। अभी इसमें फ्रांस की तरफ से भी एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने में भारत की मदद करने की बात की गई थी और बताया गया कि ये जो नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 2 वेरिएंट होने वाली है, इनमें भी सेम नेत्र मार्क 1 की तरह एक रडार डोम को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि दिखने में तो मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किए गए रडार डोम की तरह होने वाली, लेकिन ये नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 1 में इस्तेमाल होने वाले रडार के मुकाबले काफी ताकतवर रडार होने वाला है, जो कि इसकी रेंज को ऑलमोस्ट 2 गुना तक इंक्रीज करने वाला है। और इस रडार की रेंज करीब करीब 500 किलोमीटर तक होने वाली, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से फाटे से टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। इसके एक और कारण ये भी है कि नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 1 वर्जन को एम्ब्रेर की ERJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया था, जबकि A321 एयरक्राफ्ट में उसके मुकाबले हमको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर भी मिलने वाला है, क्योंकि इसकी इंजन काफ़ी पावरफुल इंजन है, जो कि हमें फर्दर एक पावरफुल रडार को सफिशिएंट पावर को प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। और इसकी ग्राउंड वर्क को अभी शुरू किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसे एयरक्राफ्ट की पहली यूनिट को 2025 में डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद सभी 6 अवेक्स को 2027 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये HAL की तरफ से डेवलप किए गए सबसे नए हेलीकॉप्टर में से एक है और हाल ही में इसकी सभी ट्रायल को कंप्लीट किया गया है और अभी इसकी काफी सारे ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक हम सिर्फ इसको डिफेंस के नजरिए से देख रहे थे और अभी इनिशियली इसकी कुछ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्डर किया गया था, जिसमें 12 हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा, जिनमें से 6 इंडियन आर्मी को और 6 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन आगे चल के हमारी नेवी में और एयरफोर्स में और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी में भी इनको बड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है, जिसमें एयरफोर्स में 200 से ज़्यादा और नेवी में 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। तो इसको आगे चल के वहाँ पे इंडक्ट किया जा सकता है और HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इन सभी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है। लेकिन अभी HAL की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक डिफेंस सेक्टर के अलावा अभी सिविल एविएशन सेक्टर में भी HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा है और अभी एक इंडियन एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी जिसका नाम विमान एविएशन सर्विस है, उनकी तरफ से भी HAL के साथ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को फाइनल किया जा चुका है, जिसमें वो इनिशियली HAL के साथ 5 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए डील को साइन कर चुके हैं और आगे चल के एक फॉलोन ऑर्डर के तौर पर 5 और हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का प्लान किया गया। पिछले साल सेम कंपनी की तरफ से एयरवेज के साथ उनकी H125 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था और अभी वो अपनी हेलीकॉप्टर की फ्लीट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह कि वो फॉरेन हेलीकॉप्टर के बदले मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर को खरीद रहे हैं, जो कि हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छा कदम होने वाला है। साथ ही इसका लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फ्यूचर ऑर्डर के ऊपर, उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर भी काफी पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर करीब 240 एयर डिफेंस गन्स को खरीदने का प्लान किया गया था या अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जो कि एग्जिस्टिंग गन थे और इनको मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। इसको लेके पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया था, जिसमें मॉडर्नाइज एयर डिफेंस गन्स को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग सोवियत ओरिजिन गन्स को रिप्लेस करने वाले थे। और इसी दौरान ही ये पता चला है कि इस टेंडर में अभी LND को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया।
इसमें बोथ इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग L-70 गन्स को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था और इस टेंडर की कुल कीमत 6000 करोड़ के आसपास की थी। इसके अंदर इन गन्स में नए रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल होने वाली थी, जो कि मॉडर्न थ्रेट को डिटेक्ट करने के साथ साथ इनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसको लेके L&T की तरफ से अपनी एक प्रोटोटाइप को टेस्टिंग करने के लिए आर्मी को और एयरफोर्स को दिया गया था और अभी बताया जा रहा है कि सभी टेस्टिंग में L&T के सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन पाया गया था और इसके बाद फाइनेंशियल बिड में भी L&T को L1 बिडर घोषित किया गया है, जिससे साफ होता है कि L&T को अभी इंडियन आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए इन एयर डिफेंस गन्स को मॉडर्नाइज करने का मौका मिलने वाला है। अगला अपडेट एक दुखद अपडेट होने वाली, क्योंकि अभी अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारी नेवी की एक MiG-29 के एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, जिसमें थोड़ी सी राहत की बात यह कि इसमें पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह हादसा गोवा के आसपास हुआ और जहां तक नेवी का कहना है कि एयरक्राफ्ट अपने रूटीन मिशन पर था, जब अचानक से इसमें कुछ टेक्निकल मालफंक्शन होने की वजह से इस पर संतुलन बना पाना मुश्किल हो गया था और इसके बाद ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। क्रैश होने से पहले ही पायलट सेफली एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर गए थे और फिर तुरंत उसके बाद ही सर्च पार्टी को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा गया था, जिन्होंने पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया था। अभी पायलट्स बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन एक और MiG-29 के एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमने कुल मिलाकर 45 MiG-29 के फाइटर जेट को रशिया से खरीदा था, जिनको 2 अलग अलग बैच में खरीदा गया था। अब इन 45 में से पहले से ही हादसों की वजह से 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके थे और हमारी जो स्ट्रेंथ था वो 45 से 42 तक रिड्यूस हो गया था और इन 42 एयरक्राफ्ट को डिवाइड करके हम हमारी विक्रमादित्य और INS विक्रांत में डिप्लॉय करने वाले थे। अब ऐसे में विक्रांत के लिए हमें फाइटर जेट की शॉर्टेज पड़ रही थी, जिस वजह से अभी के लिए सिर्फ INS विक्रांत पर 12 MiG-29 के फाइटर जेट को डिप्लॉय करने की बात की गई थी, जो कि रिड्यूस स्ट्रेंथ के साथ थी। तो अभी एक और MiG-29 कम होने की वजह से इसका हमारी नेवल एयर स्क्वाड्रन के ऊपर जरूर असर पड़ने वाली है। अब ऐसा नहीं कि MiG-29 के बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट है जिस वजह से क्रैश हो रहे हैं। एक बार को इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 को पुराना कहा जा सकता है, लेकिन नेवी के जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है इनकी एयरफ्रेम काफी नई है और इनको 2012 के बाद ही इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और कुछ को तो 2016 के बाद इंडक्ट किया गया था। तो इनका अभी क्रैश होना बहुत ही चिंता करने वाली बात है, क्योंकि रिलेटिवली इनका जो एयरफ्रेम है वो काफी नया है और इसमें टेक्निकल फॉल्ट होना हमारी दोनों कैरियर की ऑपरेशनल पावर को काफी हद तक कम कर सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।